जैसे क्लास 9th में ये सारी चीजें आपको डिक्लेयर करके बताई गई हैं। जैसे ये आपका वास्तविक संख्या है, हम वास्तविक संख्या को एक्चुअल में कैसे कह सकते हैं। वास्तविक संख्या की आपकी दो कैटेगरी हुआ करती है। एक कैटेगरी को हमने क्या कहा था, याद होगा आपको, एक कैटेगरी को हमने कहा था परिमेय संख्या। एक को हमने क्या कहा था, परिमेय संख्या। फिर हमने इसको क्या कहा था, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा पुरानी बातों पे चर्चा हो जाए तो परिमेय संख्या में क्या था, अगर आपको ये बताया गया होगा क्लास 9th में, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लिए होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको ये पता था कि ये परिमेय संख्या के बाद जो था हमारे पास, हमने उसमें एक चीज देखी हुई थी कि जितने पूर्णांक होते हैं वो भी शायद परिमेय संख्या हुआ करते हैं। फिर हमने एक चीज और देखा था कि जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती है आपकी, वो भी हुआ करती है परिमेय संख्या। फिर हमने देखा था कि जितनी प्राकृतिक संख्या होती है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या भी क्या थी, परिमेय संख्या थी। अच्छा, हम एग्जाम्पल की बात करें तो शायद इसको हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास P अपन Q के रूप में लिख दिया जाए, जहां P और Q आपका क्या होना चाहिए, P और Q आपका पूर्णांक हो और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, तब उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं परिमेय संख्या। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, परिमेय संख्या। फिर उसके बाद देखिए इस पूर्णांक में आपको क्या बताया गया, जैसे ये माइनस इनफाइनाइट है, ये -3 हो गया आपका, -2 हो गया आपका, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, प्लस ये प्लस इनफाइनाइट अगर आपका जाता है, ऐसी संख्याओं को हमने क्या कहा था, पूर्णांक संख्या कहा था। पूर्ण संख्या को हमने क्या कहा था, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका जाएगा इनफाइनाइट तक, ऐसी संख्या को हमने क्या कहा था, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको 9th में सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई होंगी। क्लास 9th में जो आपका पहले वाला चैप्टर है वास्तविक संख्या, पहले वाले चैप्टर वास्तविक संख्या में आपको ये सारी चीजें एक एक करके पहले प्राकृतिक संख्या को बढ़िया से बताया गया होगा, फिर पूर्ण संख्या को, फिर पूर्णांक को, फिर परिमेय संख्या को, फिर जाकर के आपको किसको बताया गया होगा, अपरिमेय संख्या को। इसलिए हम इस क्लास में क्लास 10 जहां तक क्लास 10th की बात है, इस क्लास में हमको खाली इसका बेसिक कि वास्तविक संख्या की कैटेगरी क्या होती है, कैसे कैसे सारी चीजों को हम लोग लिखते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 10th पे। तो प्राकृतिक संख्या को हमने क्लास क्या देखा, 1 से स्टार्ट होती है, 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका जाएगा कहां तक जी, इनफाइनाइट तक जाता है। इस सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, मिला जुला के ये तीनों की तीनों कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ये चीज हमने करके देखी थी उस क्लास में। अब देखिए आपका जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में आपको बताया गया, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ये हो गया हमारे पास 1.01 001, फिर आपका 0001 आ गया, फिर 0001 आ गया, फिर ऐसे ढेर सारी संख्याएं जो कटती भी नहीं है। देखिए आप डिवाइड करें, ये संख्या आपकी कटेगी भी नहीं, जो कटती भी नहीं है, रिपीट भी नहीं होती है, मतलब बार बार दोहराती भी नहीं है एक ही नंबर। देखिए आपको एक ही नंबर बार बार दोहराएगा भी नहीं और ये कटेगा भी नहीं, ऐसी संख्या को हमने क्या कहा था, अपरिमेय संख्या। याद होगा तो उसमें हमने एक चीज और को बताया था, जैसे √2 है आपका, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया आपका, √7 हो गया, √8 हो गया, रूट आपका, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी संख्याएं रूट में आया करती थी, याद होगा आपको, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में आया करती हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, जो जिनका हम लोग पूर्ववर्ग मतलब जैसे कि जो अंदर जो है पूरा का पूरा जोड़ा बन के बाहर नहीं निकल पाता है, ऐसी संख्याओं को भी हमने क्या कहा, अगर वो रूट में आ जाती हैं तो ऐसी संख्याओं को भी हमने क्या कहा था, अपरिमेय संख्या। याद होगा आपको, हमने प्रूव किया था कि पाई भी आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। याद होगा पाई भी क्या होती है आपकी, एक अपरिमेय संख्या होती है। मिला जुला के इतनी सारी चीज आपकी क्या हो गई, वास्तविक संख्या की। ठीक है, ये क्लास 9th में है आपका। क्लास 9th को आप एनसीईआरटी की किताब या किसी भी किताब में उठाएंगे कि सारी चीजें आपको डिटेल में दी गई हैं, क्योंकि ये क्लास में आपके नहीं है, ये आपके सिलेबस से मतलब जैसे कि पिछली कक्षा में आप इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा रिकॉल करना होता है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी ली जाती है इसकी। जैसे हमारे पास वास्तविक संख्या, फिर एक बार देख लीजिए, वास्तविक संख्या हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं में हमारे पास पूर्णांक आ जाते हैं, पूर्ण संख्या आ जाती है, प्राकृतिक संख्या आ जाती है। इन सबका डिटेल है, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया कैसे कैसे होती है।
अपरिमेय संख्या होती है जो आपका इस तरीके से हुआ करती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इन्हीं सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा पढ़ते हैं क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th में आपका जो पहला वाला लेसन है जिसका नाम वास्तविक संख्या है कक्षा 10 का, ये आपको 3 कैटेगरी में पढ़ने को मिलेगा। 3 कैटेगरी में पढ़ने को मिलेगा, मतलब एक टर्म जो है, पहले वाला जो टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म में आपको विभाजन पढ़ना है, जिसको हम लोग विभाज्यता भी बोलते हैं, डिवीजन, या जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी पढ़नी है, विभाज्यता भी कह सकते हैं इसको, डिविजिबिलिटी पढ़नी है। दूसरे वाले टर्म में आपको जो पढ़ना है, दूसरे वाले टर्म में आपको गणित का आधारभूत प्रमेय, गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, उसके बाद देखो आपके अब क्या हो जाएगा, तीसरे टर्म में आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। ये आपको क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण आपको करना है। मतलब जो क्लास 9th में आपने अपरिमेय संख्या पढ़ा हुआ है, उस क्लास 9th के अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। पुनर्भ्रमण का मतलब पहले हम देखेंगे रूट 2, रूट 3, रूट जो 5 हुआ करता है वो कैसे परिमेय संख्या होती है। आप क्लास 9th में कैसे अपरिमेय संख्या होती है, आपने क्लास 9th में इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखे हैं। यहां पर हमको क्या करना होगा, किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से ये प्रूव करना होगा कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो आपका डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ली जानी चाहिए। और पहला वाला जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो विभाजन से ही संबंधित है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देते हैं, हम उसको समझिए बढ़िया से। ठीक है, जैसे जब हम विभाज्यता को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता या फिर बोलेंगे डिविजिबिलिटी, जब बात डिविजिबिलिटी की आती है तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम एक दो एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पर हो क्या जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। एक दो एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास छोटे छोटे डिवीजन है जो हम लोअर क्लासेस में किए हुए हैं, उस डिवीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे हमने क्या करा, हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर है 5। इस 5 को हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब इस 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, या सोचिए पहले 4 को करके देख लीजिए। तो जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां भाग देंगे 2 दूना 4, ये आपका आएगा क्या आंसर, शेष आपका क्या बच गया, 0। ठीक, फिर 4 के बाद जो संख्या आती है जिसको हम कहते हैं 5, इस 5 को जरा हम 2 से भाग देख के देखें तो 2 दूना क्या हो जाएगा, ये आपका 4। यहां पर आंसर क्या आ गया आपका 1, शेष क्या बच गया आपका 1। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद 6 से लेकर के भाग दे देते हैं। 6 में जब भाग देंगे तो 2 तिहाई आपका कितना हो जाएगा, 6, यह क्या आ गया 0। फिर हम आगे बढ़ते हैं 7, जब 7 को हम 2 से भाग देते हैं तो 2 तिहाई क्या आ जाएगा आपका 6। फिर यहां पर आपका आंसर कितना आ गया शेष। तो साथ है कि अगर हम फिर 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, शेष क्या बचेगा आपका 0। फिर 9 में जब भाग देंगे तो 2 चौके 8, शेष क्या बचेगा आपका, 9 में से 8 गया 1। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हैं, जब हम किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो जो हमारा शेष बचने वाली प्रक्रिया है, या तो 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है, या तो 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है। फिर आगे अगर अभी हम 8 में देते तो 0 बचता, 9 में देते तो 1 बचता, फिर 10 में देते तो 0 बचता, 11 में देते तो 1 बचता। तो इस चीज का हम क्या करते हैं, एक तरीके का टेबल बना लेते हैं। सपोज करिए आपका, जब हम क्या कर देते हैं, सपोज करिए कि आपको ये चीज बताई होगी लोअर क्लास में, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भागफल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं शेष। तो यहां पर भाजक आपका कैसा है 2, यहां पर भाजक क्या है 2,
यहां पर भाजक क्या है 2, यहां पर भाजक क्या है 2। तो यहां हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, जैसे आपका ये भाजक हो गया और यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक शेषफल है ये आपका, ठीक है। जब भाजक आपका क्या हो रहा है 2, जब भाजक 2 हो रहा है तो आपका शेष कितना बच रहा है, या तो 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है। ध्यान दीजिए, जब आपने 2 से किसी संख्या को भाग दिया तब आपका क्या बच रहा है, या तो 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है, या तो 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है, इससे ज्यादा कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक ठीक सर, हम तीसरी चीज देख करके देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं किसी भी संख्या को। सपोज करो 3 से हमने भाग दिया 6 को, तो 3 दूना कितना आ जाएगा आपका 6, यहां पर आ गया आपका 0। फिर हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। जब हम 7 से भाग देते हैं 3, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, आपका आंसर कितना आ गया 1। फिर हम 8 से भाग देते हैं, ये आ गया 3, फिर 3 दूना 6 आ गया, ये कितना आ गया आंसर आपका 2। फिर जब हम भाग देंगे 9 से, फिर देखो 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर आंसर आपका कितना आ गया 0। फिर जब हम 10 में भाग देंगे, फिर कितना आ गया, 3 त्रिका 9, फिर आंसर कितना आ गया आपका 1। फिर हम 11 में भाग देंगे तो फिर कितना आ गया, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 2। फिर जब आप 12 में भाग देने जाएंगे तो 7 है 3 चौके कितना आ जाएगा 12, आंसर कितना आ गया 0। तो यहां पर भी कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल देखने को मिल रही हैं कि जब हम 3 से भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या में हम जब 3 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 0 आया, 1 आया, 2 आया। आप देखे होंगे फिर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2, फिर 0 आ गया। फिर उसके बाद अगर आप 13 में भाग देते तो शायद 1 आता, 14 में भाग देते फिर आपका 2 आ जाता। तो कंटिन्यूअस जब हम 3 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमको ये ऑब्जर्व हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि शेषफल हमारा या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है। ये कंटिन्यूअस है 0 1 2। कहने का मतलब अगर हम यहां पर एक टेबल बनाए, जब भाजक हमारा क्या है 3 है, और जब भाजक हमारा 3 है तो आंसर हमारा 0 बचता है, 1 बचता है और 2 बचता है। जब भाजक हमारा क्या है जी 3 है तो आंसर क्या बचता है 0 1 2। जब भाजक 3 है तो आपका आंसर क्या बचता है 0 बचता है, 1 बचता है और 2। अच्छा, अब हम 4 से भाग देके देख लें, सॉरी 4 से किसी संख्या को भाग देके देख लें। सपोज करिए आपका 8 है, 4 दूना 8 हम कर दिए, कितना आ गया 0 आपका। सपोज करिए ये 9 आ गया, फिर हम 4 से भाग दिए, 4 दूना 8, ये आपका आंसर कितना आ गया शेषफल 1 आ गया। फिर जब हम भाग देंगे 10 से, फिर आ गया 4 दूना 8 आ गया आपका, शेषफल कितना आ गया 2। फिर हम 11 से भाग दे देते हैं, फिर आ गया 4 तिहाई, सॉरी 4 दूना आपका 8 आ गया, शेषफल कितना आ गया 3। फिर जब आप भाग देने जाते हैं 12 में तो फिर 4 आ जाता आपका 4 तिहाई, 12, आंसर कितना आ गया 0। फिर अब जब 13 में भाग देने जाते हैं तो 4 तिहाई आपका 12 आ गया, आंसर कितना आ गया 1। फिर आप 14 में भाग देने जाते हैं तो कितना हो जाता है 4 तिहाई 12, रिजल्ट आपका कितना आ गया 2। फिर आपने 15 में करके देखा, फिर जब देंगे 4 तिहाई कितना आ जाएगा आपका 12, रिजल्ट आ गया कितना 3। फिर जब आप 16 में भाग देंगे तो फिर 4 चौके क्या आ जाएगा आपका 16, रिजल्ट आ गया क्या 0। यहां आपको क्या चीजें देखने को मिल रही है, बिल्कुल देखने को मिल रही है कि जब हम किसी भी संख्या को 4 से भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आता है, या 1 आता है, या 2 आता है, या 3। फिर उसके बाद 0 1 2 3। फिर अगर आप उसके बाद आपने देखा 0 आया, फिर 1, फिर 2 3। आप कितनी भी संख्या को लेके करके देखेंगे तो जब आपका भाजक कितना होगा 4 होगा। जब आप 4 से किसी संख्या को भाग दे रहे होंगे तो रिजल्ट आपका केवल और केवल शेषफल जो बचेगा आपका या तो 0 बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, या तो 2 बच सकता है, या तो 3 बच सकता है। अच्छा, इस चीज को अगर हम लोग नोट करेंगे तो 4 से जब हम भाग देते हैं या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना। ये बार बार क्या होगा आपका, फिर आगे अगर आप जानेंगे फिर 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे करके आता रहेगा। अच्छा, यहां से हमको एक चीजें क्लियर अगर सोचें तो शायद एक कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। बताइए, जब हम किसी संख्या को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। बिल्कुल करके आप देखिएगा, किसी भी नंबर को लेके करके देखिएगा, बिल्कुल ये रिजल्ट आएगा। जब आप 6 से भाग देंगे किसी संख्या को तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा,
3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ऐसे जब आप 7 से किसी संख्या को भाग देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका आता रहेगा। ऐसे जितना यहां नंबर रहेगा उससे एक कम, जैसे 2 दिए तो 1 तक आया, 3 दिए तो कहां आया, 2 तक आया, 4 दिए तो कहां तक आया, 3 तक आया, 5 दिए तो कहां तक आया, 4 तक आया, 6 दिए तो कहां तक आया, 5 तक आया, 7 दिए तो कहां तक आया। तो जितना अगर यहां 9 देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 9 देंगे तो कहां तक आएगा, 8 तक। क्लियर। अगर हम 10 देते हैं तो कहां तक आता है, वो 11 तक आएगा। तो कंटिन्यूअस ये तरीके का हमारे पास क्या बन जाता है, एक व्यवस्था बन जाती है जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाती है, जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाती है कि अगर हम किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, किसी भी संख्या को हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, 4 से भाग देते हैं तो शेषफल बचने की क्या संभावना होती है, इससे ज्यादा और कुछ बच नहीं सकता। अब इसी चीज को जो है थोड़ा सा और समराइज किया जाए, थोड़ा सा और बढ़िया से समझा जाए, तो एक चीज देखिए क्या निकल के आती है हमारे सामने। जैसे यही छोटा सा डिवीजन हम कोई ले लेते हैं, इसी में से जो हम किए हुए हैं, जैसे हमने क्या लिया था, हमने लिया था 13। इस 13 को जब हमने 4 से भाग दिया था, याद होगा आपको, जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा आपका 12। आंसर कितना आ गया, 1। हमने क्या कहा था इसको, देखो अगर यहां पर इस चीज का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान दीजिएगा, इस वाले 4 का हम इस 3 में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 4 गुणे 3। फिर से देखिएगा 4 का हम किसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3 में, और ये जो शेषफल आया है इसको हम क्या करें, जोड़ दें। 4 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो शेषफल आया उसको हम जोड़ दें। जब इस चीज को हम जोड़ देते हैं तो शायद रिजल्ट हमारे पास क्या था, 4 तिहाई 12 1 13, और ये कौन सा है, ये चीज है। आप किसी भी नंबर में करके देख सकते हैं इस बात को। जैसे हमने क्या किया, 15 से भाग दिया, किसको, हमने 15 से भाग दिया, सपोज करो 4 को फिर से हमने भाग दिया, आपका 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। ये रिजल्ट आपका कितना दे दिया, 3। आंसर कितना आ गया आपका, 3। देखिए फिर इसका गुणा करिए, आ जाएगा 4 गुणे 3, फिर इस 3 को जोड़ दीजिए, आया कितना आपका, 4 तिहाई 12 3 15। ये वाला रिजल्ट आपका आ गया। किसी भी नंबर में आप करके देख सकते हैं। जैसे हम क्या भाग दिए, 16 को भाग दे दिए थे, सपोज करिए 3 से, 3 पचे क्या आ गया आपका 15, यहां रिजल्ट क्या आ गया आपका 1। इसका इसमें गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, और फिर 1 को जोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट क्या देना, 3 पचे 15 1 16। देखिए ये वाली चीज आ जा रही है। किसी भी नंबर में आप करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करिए 57 है, हम 7 से भाग दे के देखें तो 7 8 क्या हो जाता है आपका 56, रिजल्ट कितना आ गया आपका 1। यहां से अगर हम लोग करके देखें तो 7 गुणे 8 प्लस 1 बराबर 7 8 56 1 57। देखिए फिर आपका यही। आप किसी भी नंबर को लेके आपको देखिएगा, जब आप इस चीज का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, तो आपका वही रिजल्ट आना है जिसमें आप भाग दे रहे थे। बात क्लियर है। तो ऐसे सर आप इतनी कितनी सारी चीजों को लिख सकते हैं। तो हमको क्या की जरूरत पड़ गई, एक कॉमन मेथड बनाने की, एक कॉमन चीज बनाने की, एक फार्मूला बनाने की, जिससे हमको थोड़ी सी जरूरत पड़ जाए कि हमको समझने में आसानी हो। जैसे हमने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। अब हम एक चीज बताने जा रहे हैं आपको, बहुत गौर से समझिए। जैसे हमारे पास कोई संख्या है a, कोई संख्या आपका क्या है a, समझिए हम यहां पर लिख के चलते हैं 15, कोई संख्या a हो गया आपका, हम इसको भाग देने जा रहे हैं किससे, b से, और इसको हम भाग देने जा रहे हैं 3 से। यहां पर कितना चला गया आपका, सपोज करो 2 से भाग देने जा रहे हैं, यहां पर आ गया 7। हमने b से भाग दिया, कोई संख्या यहां आई होगी, उसको हम लोग मान लेते हैं q, और जब हमने इसको भाग दिया, कुछ चीज आप इसमें से माइनस किए होंगे, तब आपका रिजल्ट क्या आया होगा, सपोज करिए r। यहां पर देखिए 2 7 14, आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये r की जगह हो गया आपका, ये q की जगह हो गया आपका, ये a की जगह हो गया, और ये क्या हो गया b। शायद है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, लोअर क्लास में बताया जा चुका है। इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्लियर है बात। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। यहां से देखिए, जो अभी तक हम इसके पहले जो कॉन्सेप्ट हमने निकाला उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचें तो शायद लिख सकते हैं 15। ये जो हमारे पास 15 है, ये जो इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होती है, जब इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 7, और फिर हम क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं।
तो 15, तो यही चीज को देखो, यही चीज को हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं। इसी चीज को जब हम यहां लिखना चाहेंगे तो शायद आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ये आपका देखिए, ये जो आपका भाज्य है ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, देखिए जिस चीज से भाग देने जा रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साथ कहेंगे भाजक गुणे, फिर आपका क्या हो जाएगा ये क्यू की वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और प्लस हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो आ गया आपका क्या जी, ये आपका आ गया शेषफल। क्या आ गया आपका शेषफल। यानी जिससे हमने लिखा हुआ अगर उससे देखें तो शायद a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर। बात क्लियर है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये बात हो गई बढ़िया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहां पर एक शर्त होती है, जो शर्त है उस चीज को हम यहां से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने भाजक को देखिए, यहां पर भाजक को हमने किससे दिखाया, b से, शेषफल को हमने कैसे दिखाया, r से। अब यहां से देखने की जरूरत है, तो जब आपका भाजक b था, यानी b की वैल्यू जब आपकी 2 है तो r की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0 और 1। r की वैल्यू 0 और 1, बातें समझ आ रही। यानी ये जो r की वैल्यू है ये आपका बराबर है किसके, 0 के, या फिर बड़ा है किसके, r की वैल्यू आपकी 0 है, मतलब r की वैल्यू जो आपकी ये 0 के बराबर है या तो बड़ी है, लेकिन छोटी है किससे, 2 से। आप गौर करेंगे तो r का मान जब भी आता है 0 आ सकता है, 0 के बराबर आ सकता है, लेकिन कभी भी r का मान आपका b के बराबर नहीं आ सकता। r का मान जब भी आता है आपका किसके बराबर आता है, r का मान आपका जब भी आता है शेषफल जो हमारे पास है उससे एक कम। जैसे 3 आपका क्या रख दिया, b का मान क्या आ गया आपका 3। जब आप 3 रखेंगे तो यहां अगर समझे आप तो r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी होगी किससे, 3 से। ये r जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी 0 के बराबर, लेकिन छोटी होगी किससे, 4 से। ये r की वैल्यू आपकी बराबर हो सकती है 0 के, लेकिन छोटी होगी किससे, 5 से। ये r की वैल्यू आपकी बराबर हो सकती है 0 से, लेकिन छोटी होगी किससे, 6 से। इस तरीके से आप देखेंगे अगर यहां पर हम लोग बनाएं तो ये r की जो आपकी वैल्यू है ये आपकी बराबर हो सकती है 0 के, लेकिन हमेशा छोटी होगी किससे, b के। ये गौर करने वाली बात है कि r की वैल्यू जब भी होगी वो बराबर होगा, बड़ी होगी 0 से, लेकिन छोटी होगी हमेशा किससे, ठीक। इस कक्षा में जो आपका क्लास 10th है, इसी चीज को ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को बताया गया है, इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इंग्लिश होती है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो जिस मेथड से आपका आया हुआ है, जितने स्टेप को सॉल्व करके आप इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लाए हैं, उस स्टेप को आप क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बातें समझ में आई। तो सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है। बातें समझ में आ रही है।